हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कंपोजिट बीम पढ़ रहे थे। कंपोजिट बीम में हम सिमेट्रिक सेक्शन में सिमेट्रिक बीम सिमेट्रिक बीम में क्या होता है कि मटेरियल और ज्योमेट्री न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये पढ़ लिया था। जैसे हमारी ये बीम है, इस बीम की ये डेप्थ, इसको मैं कितनी मानता हूँ, टी माना, ये डी है और ये भी क्या है, मेरी टी है। यहाँ पे इसकी विड्थ क्या है, बी है, और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर इस मटेरियल वन और ये मटेरियल टू है, ओके, यहाँ पे ये मटेरियल वन है, ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेस डायग्राम कैसा बना था। स्ट्रेस डायग्राम हमारा, अगर इस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरी क्या है, E1 है, और इसकी क्या है, E2 है। फर्स्ट केस है व्हेन E1 इज व्हाट, ग्रेटर देन E2, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसमें जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस बनेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस वो कैसे बनेंगे, इनिशियली जब E1 ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे ये किस तरह से मूव करेगा, सिग्मा एस या सिग्मा 1 मैक्स, फिर इस लेवल तक ये सिग्मा 1 की वैल्यू रहेगी। फिर सडनली हमारा पार्टिकल या फिर मटेरियल जो है उसका फाइबर में मटेरियल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, E2। तो E2 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास स्ट्रेस क्या होंगे, सडनली रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी मेरी क्या है, कम है, ओके। देन आफ्टर ये फिर लिनियरली वेरी करेंगे y के साथ, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल क्या है, मेरा कांस्टेंट चलेगा, ओके। देन अगेन इस लेवल पे आने के बाद वापस मटेरियल मेरा क्या हो रहा है, फर्स्ट मटेरियल हो रहा है जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनर मटेरियल E2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस रेजिस्टेंस भी क्या रहेंगे, इसके ज़्यादा रहेंगे। देन इसी मटेरियल में y इंक्रीज होगा, तो फिर हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इस तरह से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है फॉर व्हेन केस E1 इज ग्रेटर देन E2। इसी जगह पे हमारा क्या होता है, व्हेन E1 इज लेस देन E2, तब बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे बनते हैं। इनिशियली यहाँ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी रहती है, E1 इंटू एप्सिलॉन, E1 इंटू एप्सिलॉन मैक्स। इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू रिड्यूस होती, और रिड्यूस होने के बाद जब ये लेवल आता, हमारा अब मटेरियल चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू भी क्या होगी, बदलेगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। स्ट्रेन वही है पर ई चेंज हो रहा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट है, लेकिन ई वेरी करेगा सडनली, तो हमारा सिग्मा भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे अब E1 से E2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिग्मा सडनली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर E2 डी डेप्थ तक क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इस तरह से वेरी करेगा। फिर सडनली हमारा वापस डी डेप्थ खत्म होने के बाद मटेरियल चेंज हो रहा है, E1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सडनली रिड्यूस होगी, देन फर्दर ये इस तरह से वेरी करेगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम फॉर केस व्हेन E1 इज लेस देन E2, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम फॉर E1 इज लेस देन E2। अब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये फॉर्मूला हमने अच्छे से डिराइव किया था। फर्स्ट केस था व्हेन आउटर मेंबर इज व्हाट, हमारा परमिसिबल वैल्यू को अचीव करता है। जब जो परमिसिबल वैल्यू को अचीव करता है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते थे, उसके सिमिलर ट्रायंगल से अदर स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालते थे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब इसमें निकालते हैं, तो इसमें हम दो चीज़ें फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो, जब हमारा
ये पार्टिकल अगर उसकी परमिसिबल वैल्यू को अचीव करता है, इस एक्सट्रीम फाइबर में हमारा क्या है, E1 मटेरियल है, ये अगर अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा केस है जब वो पार्टिकल है वो यहाँ पे, यही पार्टिकल जब परमिसिबल वैल्यू को अचीव करेगा तब हम इसे और इस स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो यहाँ पे उस चीज़ को देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास कोई मटेरियल है और इस मटेरियल में इतनी डेप्थ तक यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा ये है ब्रास या फिर वुड मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये क्या है, वुड है। ओके, और यहाँ पे जो ये मटेरियल है वो कैसा है मेरा, स्टील का। यहाँ पे ये मटेरियल कैसा है मेरा, स्टील का। यहाँ पे इसकी थिकनेस मैंने मानी है टी है, यहाँ पे इसकी थिकनेस क्या है, टी है, और वुड की जो थिकनेस है मेरी वो कितनी है, डेप्थ डी है, और टोटल विड्थ इसकी किया है पी है। मुझे दे रखा है कि परमिसिबल वैल्यू ऑफ वुड, सिग्मा परमिसिबल ऑफ वुड कितना है मेरा, 70 न्यूटन पर mm², कुछ भी मान लिया एग्जांपल के तौर पे, और सिग्मा परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्टील क्या है, 120 न्यूटन पर mm²। ओके, तो मैं बेंडिंग, सबसे पहले इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। तो स्ट्रेन डायग्राम मेरा कैसा बनेगा, ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेन डायग्राम हो गया। स्ट्रेन मतलब यहाँ पे इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन है, इस मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू को मैं क्या मानता हूँ, एप्सिलॉन मैक्स। इस लेवल तक मेरी जो स्ट्रेन रहेगी इसको मैं मानता हूँ E1। सेक्शन सिमेट्रिक है तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे लाई करेगा, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेन होगी वो कितनी रहेगी मेरी, E1 ही रहेगी, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन मैक्सिमम। इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये मेरा कितना है, EW, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है मेरा, ES है। तो मुझे पता है कि EW इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, ES। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है वो मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, राइट। ये हमने पढ़ा ही था, सिग्मा और एप्सिलॉन का जो कर्व बनता है। तो इसके हिसाब से फिर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ। स्ट्रेस डायग्राम किसका बनेगा, व्हेन दिस मटेरियल इज हैविंग लोअर इलास्टिसिटी देन फ्लैंज मटेरियल। ओके, देन इन दिस केस हमारा डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस बनेंगे वो कितने आएंगे, इसमें जो स्ट्रेसेस आएंगे वो आएंगे एप्सिलॉन मैक्स इंटू ES। इतने स्ट्रेसेस इसमें जनरेट होंगे। फिर ये जो स्ट्रेसेस हैं ये वैल्यू मेरी क्या है, सिग्मा या F के बराबर है। ये Fy के साथ क्या होगी, लीनियरली रिड्यूस होती है, तो यहाँ पे ये लीनियरली रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे मेरे जो ये F मैक्स स्ट्रेस है तो इसको मैं F1 स्ट्रेस माना। इस लेवल पर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा क्या है, ES है, लेकिन जस्ट उसके नीचे वाले फाइबर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका आ जाएगा मेरा, वुड का आ जाएगा। जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वुड का आएगा तो स्ट्रेसेस की वैल्यू भी क्या होगी, सडनली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्या है, EW इज लेस देन ES है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो सडनली रिड्यूस होगी, कितनी हो जाएगी, FW मैक्स के बराबर, क्योंकि ये जो फाइबर है वो वुड वाले सेक्शन का टॉप मोस्ट फाइबर है, तो उसमें जो वुड में जो स्ट्रेसेस होंगे उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो ये क्या होगा, F मैक्स वुड। देन आफ्टर क्या होगा, हमारा जो सेक्शन है वो वुड के अंदर ही स्ट्रेसेस जनरली रिड्यूस होंगे, और न्यूट्रल एक्सेस पे हमारे वैल्यू क्या रहेंगे, न्यूट्रल एक्सेस पे हमारे वैल्यू क्या रहेंगे, 0। देन आफ्टर फिर y बॉटम में इंक्रीज होगा टेंशन में, तो इस तरह से इंक्रीज होगा, और फिर हमारा फिर जैसे जैसे ही मटेरियल चेंज होगा तो उसमें स्ट्रेसेस सडनली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब स्ट्रेसेस सडनली इंक्रीज होंगे वो हो गए, उसके बाद हमारा फिर से टी थिकनेस तक y की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, एंड देन आफ्टर
0। तो यहाँ पे फर्स्ट केस, जब ये जो स्ट्रेसेस इतने आए कौन से, ई मैक्स इंटू ई एस, ये अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव कर रहे हैं, मतलब ये पहले 120 किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को अचीव कर रहे हैं। तो फिर हमारे ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस क्या रहेंगे, तो यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि जब इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते थे, कहाँ से पास होती है, हमारी न्यूट्रल एक्सिस से ही पास होती है। ओके, तो इस ट्रायंगल में हमारा एक सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ हमारी है d प्लस 2t अपॉन 2, और यहाँ पे ये डेप्थ जो है वो कितनी है मेरी d/2। ओके, यहाँ पे ये कितनी है d/2। तो फर्स्ट केस है when still reaches its maximum permissible value, still reaches its maximum permissible value। ओके, तो सिग्मा, इसे मैं एफ मैक्स मानता हूँ, या फिर इसे हम सिग्मा एस मैक्स कह सकते हैं। तो सिग्मा एस मैक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डी प्लस 2t अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, F1। यहाँ पे क्या वैल्यू है इसकी, इस पॉइंट पे F1, तो F1 अपॉन d/2। यहाँ से मेरे पास F1 क्या आ जाएगा, और सिग्मा एस मैक्स अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव करा, तो इसे मैं क्या बनूंगा, सिग्मा एस परमिसिबल। ओके, तो F1 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो d अपॉन d प्लस 2t इंटू सिग्मा एस परमिसिबल। यहाँ पे F1 आ गया, तो वुड में मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितने रहेंगे, तो वुड में स्ट्रेसेस मैक्सिमम कितने रहेंगे, तो ये किसका मॉडुलर रेशियो का उसका रेशियो होता है। मतलब हम जब फ्लेक्सुरल फार्मूला देखते थे, तो हमारा फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या होता है, F/y इज इक्वल टू वॉट, E/r। यहाँ पे E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये बीम क्या है, यहाँ पे रिजिडली जॉइंटेड है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, मेरा यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब मेरा यूनिफॉर्म रहेगा, तो ये आर तो क्या है, कांस्टेंट है। और सेम लेवल पे बात करें तो यहाँ पे इसकी जो वाई डिस्टेंस है वो भी मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एफ इज वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। तो यहाँ पे जो एफ इन स्टील है, उसी लेवल पे एफ इन वुड कितना होगा, वो उसके प्रोपोर्शन होगा ई डब्ल्यू एस अपॉन ई डब्ल्यू, ई एस अपॉन ई डब्ल्यू के रेशो में रहेगा। तो एफ डब्ल्यू मेरा कितना रहेगा, एफ डब्ल्यू यहाँ पे मेरा होगा एफ एस इंटू ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वॉट, ई एस। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा एफ डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू वॉट, F1 इंटू ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ई एस। ई डब्ल्यू छोटा है और ई एस क्या है, हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे इस एफ डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू क्या होगी, F1 से सडनली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, एफ डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू आ गई। ओके, सभी वैल्यू मेरे को पता चल गई, तो अब मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, इस केस में हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, MOR is equals to what, MOR of steel plus MOR of food। ओके, तो MOR of steel क्या रहेगा, सिग्मा, सिग्मा एस मैक्स या फिर सिग्मा एस परमिसिबल, सिग्मा एस परमिसिबल इंटू वट, बी, यहाँ पे विड्थ क्या, बी इंटू डी प्लस 2t का होल स्क्वायर अपॉन 6 माइनस, यहाँ पे F1 क्या है, F1 इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 6। ये तो हुआ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन स्टील, प्लस वुड क्या मेरा क्या रहेगा, एफ डब्ल्यू मैक्स इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 6। ओके, इस तरह से मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन
व्हाट स्टील रीचेस इट्स परमिसिबल वैल्यू। अगला केस हमारा होता है कि जब, नेक्स्ट केस हमारा क्या है कि व्हेन वुड इज रीचेस इट्स परमिसिबल वैल्यू, ये अपनी 120 की वैल्यू को अचीव करने से पहले ये 70 को अचीव कर लेता है, तब इसमें स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को मैं क्या मानूंगा, सिग्मा डब्ल्यू परमिसिबल, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, F1 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मेरी F1 की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, F1 इज इक्वल टू रहेगा सिग्मा डब्ल्यू परमिसिबल इंटू वट, ई एस अपॉन ई डब्ल्यू। ओके, ई एस अपॉन ई डब्ल्यू, यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको अगले पेज पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिग्मा डब्ल्यू इज वॉट अंडर परमिसिबल लिमिट। तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा F1 उसी फाइबर में उसी लेवल पे स्टील में स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, इसे हम F1 बोलते हैं। तो F1 इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू परमिसिबल इंटू ई एस अपॉन ई डब्ल्यू। जब F1 आ गया तो मैं सिग्मा एस मैक्स निकाल लूंगा। सिग्मा एस मैक्स क्या होगा मेरा, सिग्मा एस मैक्स में सिमिलर ट्रायंगल लगाऊंगा। यहाँ पे ये क्या है, सिग्मा एस मैक्स, और यहाँ पे मेरा ये क्या है, F1 है, और यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है इस तरह से। तो ये बाहर वाला सिमिलर ट्रायंगल लगाया, यहाँ पे ये क्या है मेरी सिग्मा डब्ल्यू परमिसिबल। तो इससे मैं F1 फाइंड आउट कर लिया है, कितना रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, ई एस अपन ई डब्ल्यू के फैक्टर से, ओके, इंटू सिग्मा पी परमिसिबल। F1 आ गया। अब यहाँ से मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल में ये टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है, d प्लस 2t अपॉन 2, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, d बाई 2। तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, d प्लस 2t अपॉन d इंटू वट, F1। सभी स्ट्रेसेस मुझे पता चल गए। तो अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वुड। स्टील का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, सिग्मा एस मैक्स इंटू बी। अब यहाँ पे ये परमिसिबल वैल्यू नहीं होगी, परमिसिबल वैल्यू मेरी वुड की है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ये स्टील में स्ट्रेसेस कितने होते हैं ये निकाले, बी इंटू डी प्लस 2t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस F1 इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 6। ये स्टील में स्ट्रेसेस हो गए, प्लस सिग्मा वुड परमिसिबल इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 6। यहाँ पे बी कैपिटल माना तो कैपिटल लिख देंगे। ओके, इस तरह से मैं सिमेट्रिक सेक्शन में स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देन आफ्टर हमारा अगला केस होगा जब हमारा सेक्शन कैसा है, अनसिमेट्रिक है। व्हेन सेक्शन इज अनसिमेट्रिक। जब सेक्शन अनसिमेट्रिक होता है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। इसकी ये डेप्थ कितनी है, d1 है, और यहाँ पे ये डेप्थ कितनी है, d2 है। इसकी विड्थ क्या है मेरी, b है। यहाँ पे ये मटेरियल और ये मटेरियल अलग अलग है। यहाँ पे अगर ज्योमेट्री से देखें तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करना चाहिए, मेरा यहाँ पे लाई करना चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ हमारा मटेरियल, जैसे यहाँ पे मैंने क्या माना, ये ब्रास का है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये जो मटेरियल है ये कैसा है मेरा, ये स्टील है। तो ज्योमेट्री तो सिमेट्रिकल है पर मटेरियल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये हमारा सेक्शन कैसा कहलाएगा, अनसिमेट्रिक सेक्शन होगा। ओके, इस अनसिमेट्रिक सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को हम ट्रांसफर करते हैं किसी एक मटेरियल में। ओके, कन्वर्ट द सेक्शन इन वन मटेरियल। ये कैसे करते हैं, इस सेक्शन में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेशो होता है उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मतलब क्या है, ये ब्रास है तो ब्रास का हमारा एरिया कितना है,
ब्रास का एरिया मेरा है बी इंटू डी वन। ओके, तो ब्रास का एरिया बी इंटू डी वन है और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है मेरा, ई बी है। ओके, सेकंड मेरा है स्टील। स्टील का एरिया मेरा क्या है, बी इंटू डी टू और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा क्या है, ई एस है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस स्टील को ब्रास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, स्टील को ब्रास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं ब्रास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा और उसका मॉड्यूलर रेशो का जो इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ब्रास में जैसे कन्वर्ट किया तो इसका जो एरिया होगा वो बी इंटू डी टू इंटू कितना हो जाएगा, ई एस अपॉन ई बी। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, यहाँ पे हम जनरली अज्यूम क्या करते हैं कि विड्थ हमारी क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी डेप्थ हमारी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो भी सेक्शन की जो डेप्थ है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। जब स्टील को ब्रास में कन्वर्ट किया तो मेरी मॉडिफाइड विड्थ क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड विड्थ क्या हो जाएगी, बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ई एस अपॉन ई बी। ओके, तो अब ट्रांसफॉर्म सेक्शन मेरा कैसा दिखेगा, ट्रांसफॉर्म सेक्शन मेरा कैसा दिखेगा, तो जैसे यहाँ पे मेरा ये एलिमेंट था, तो एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन जिसमें ऊपर क्या है मेरा ब्रास है और यहाँ पे क्या है, स्टील है। ओके, और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है मेरी, बी है, यहाँ पे डेप्थ इसकी डी वन है और यहाँ पे डी टू है। तो ये सेक्शन कैसा बनेगा, ऊपर वाला तो ब्रास ही, तो ब्रास ही रहने देते हैं और उसके डायमेंशन मेरे क्या रहेंगे, बी और यहाँ पे डी वन। लेकिन स्टील को मैंने ब्रास में कन्वर्ट कर दिया है। अब मेरे यहाँ पे जो उसकी विड्थ बी है वो बी ना रह के क्या रहेगी, बी ना रह के यहाँ पे रहेगी बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ई एस अपॉन ई बी। ई एस हमारा क्या होता है, ब्रास से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा रहता है तो उसकी विड्थ क्या होगी, हमारी एक्सपांड कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी विड्थ क्या हो जाएगी, इस ब्रास मटेरियल की कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो बी डैश होती है और ये बी डैश कितना है मेरा, बी डैश इज इक्वल टू बी इंटू वॉट, ई एस अपॉन ई वी। और यहाँ पे हमने डेप्थ को तो क्या माना है, कांस्टेंट माना, तो इसको मैंने क्या माना, डी टू मान लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल ट्रांसफॉर्म सेक्शन हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म सेक्शन हो गया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये तो हमने क्या किया, जब ब्रास को स्टील को हमने क्या कन्वर्ट किया है, स्टील इज कन्वर्टेड इनटू ब्रास। लेकिन सेकंड केस, व्हेन अब हम ब्रास की जगह स्टील को, ब्रास को स्टील में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड केस है, अगर हम चाहते हैं कि ब्रास इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। ओके, तो सिमिलरली करेंगे, यहाँ पे ब्रास का एरिया कितना है मेरा, बी इंटू डी वन है। ओके, तो इसको अगर स्टील में कन्वर्ट करना है तो इस एरिया को मैं किस मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ई बी अपॉन ई एस। फैक्टर उल्टा हो जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमारा नीचे आएगा। ओके, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो इसमें कोई याद करने रटने वाली बात नहीं है, बस उतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेप्थ को तो कांस्टेंट मानते हैं, तो विड्थ हमारी क्या मॉडिफाई हो जाएगी, मॉडिफाइड विड्थ इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू ई बी अपॉन ई एस। यहाँ पे ये जो फैक्टर है इज लेस देन वन आएगा, क्योंकि ब्रास की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो स्टील से क्या है, हमारी कम होती है। तो यहाँ पे जो ये बी डैश की वैल्यू होगी वो थोड़ी कम रहेगी। तो हमारा जो सेक्शन है वो फर्स्ट में तो कैसा है, कुछ इस तरह से।
यहाँ पे इसकी विड्थ क्या है मेरी, बी है, और यहाँ पे ये क्या है, स्टील है। और इसको जब स्टील में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी मेरी, रिड्यूस हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी मेरी, बी डैश, और ये बी डैश मेरा कितना है, बी इंटू ई बी अपॉन ई एस। तो फाइनल डायग्राम मेरा कैसा बनेगा, यहाँ पे इसकी डेप्थ कितनी है, D1 है, और यहाँ पे डेप्थ क्या है, D2 है, ये क्या है, बी डैश, और यहाँ पे बी। तो ये पूरा सेक्शन मेरा क्या हो गया, स्टील का हो गया। ओके, पूरा एक में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमें परमिसिबल वैल्यू किसी एक की दे रखी होती है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ ब्रास और परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्टील। जब पूरा सेक्शन हमारा किसी एक में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उसका जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन का न्यूट्रल एक्सेस निकाल के किसी भी तरफ से हम परमिसिबल वैल्यू को यूज़ करें तो उससे हम उसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप होती है ट्रांसफॉर्म द सेक्शन इनटू वन मटेरियल, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट इट्स न्यूट्रल एक्सेस। देन सेकेंड स्टेप हमारी होती है फाइंड न्यूट्रल एक्सेस of transformed section. Okay, neutral axis of transformed section. जैसे ये सेक्शन है हमारा और यहाँ पे इसकी विड्थ क्या है, b है, और यहाँ पे इसकी विड्थ क्या है, b इंटू, ये अगर पूरा चिन्ह हमने फर्स्ट केस लिया है तो इसको मैं ई एस अपॉन ई बी, यहाँ पे ये क्या है, D1 डेप्थ है, और यहाँ पे क्या है, D2 डेप्थ है। तो इसको मैं न्यूट्रल एक्सेस फ्रॉम बॉटम एक्सेस फाइंड आउट करूँगा। तो कैसे करेंगे, सिंपली सेंट्रोइडल एक्सेस y बार निकालना है, तो y बार इज इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर A1 एरिया माना और ये A2 एरिया माना तो क्या होता है y बार, A1 इंटू Y1 बार प्लस A2 इंटू Y2 बार डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। यहाँ पे A1 कितना है मेरा, B इंटू D1, और Y1 बार क्या हो जाएगा, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम मतलब मेरा रेफरेंस एक्सेस ये है, तो यहाँ से Y1 बार कितना हो जाएगा, D2, और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस है तो D2 प्लस D1 अपॉन 2, तो D2 प्लस D1 अपॉन 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, Y1 बार हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इंटू ई एस अपॉन ई बी इंटू D2, और इसके करस्पॉन्डिंग Y2 बार क्या आ जाएगा मेरा, Y2 बार आ जाएगा D2 अपॉन 2। ओके, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करने से मेरे पास Y बार आ जाएगा। ओके, Y बार आने के बाद मेरा यहाँ पे कहीं Y बार आया, ये मेरा न्यूट्रल एक्सेस है इस कंबाइंड सेक्शन का। तो इस एक्सेस के अबाउट मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसका सेंटर का कितना होता है, ये हमारा इस किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट कितना रहता है, इसकी डेप्थ ये d है और ये डेप्थ कितनी है मेरी, b है। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, b इंटू डी स्क्वायर अपॉन 12, और उसका बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है मेरा, बेस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो आई बी भी मानो, यहाँ पे ये बी भी है, तो आई बी बी इज इक्वल टू वॉट, आई एक्स एक्स प्लस वोट ए इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे मैं y मानता हूँ, a इंटू वाई का स्क्वायर। तो आई एक्स एक्स मेरा कितना है, b इंटू डी स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एरिया कितना है, टोटल एरिया मेरा है b इंटू डी इंटू उसकी न्यूट्रल एक्सेस से उस एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है मेरी, d/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा मेरा, बी डी स्क्वायर, बी डी क्यूब रहेगा, सॉरी, ओके, यहाँ पे बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस ये कितना बनेगा, बी डी क्यूब अपॉन 4, बी डी क्यूब अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, 4 बी डी क्यूब अपॉन 12।
यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा यहाँ पे बेस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, बी डी क्यूब अपॉन 3। ओके, बी डी क्यूब अपॉन 3। जब ये आ गया तो हम इस सेक्शन को कट करके डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये कंसेप्ट आपको हर एग्जाम्पल में या हर क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे ये हमारा कोई सेक्शन था, ओके, यहाँ पे इसकी डेप्थ क्या है, d1 है, और यहाँ पे इसकी डेप्थ क्या है, d2 है। ओके, और यहाँ पे कहीं हमारा क्या है, y बार आया। ये क्या है, मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस जो y बार हमने फाइंड आउट किया है। इसकी ये विड्थ है b। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरे सेक्शन को मैं इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। पहला सेक्शन मैंने कट किया ये, ओके, इसको मैंने 1 मान लिया। दूसरा मैंने कट किया इसे, इसे मैंने 2 मान लिया। तीसरा कट किया मैंने ये, इसे मैंने 3 मान लिया। और चौथा मेरा सेक्शन हो जाएगा ये, इसे मैंने 4 मान लिया। 1 2 3 4 क्या है, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, और इन सभी रेक्टेंगुलर का मेरे को बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस रेक्टेंगुलर का इस बेस से, इस रेक्टेंगुलर का इस बेस से, इस रेक्टेंगल का इस बेस से, सभी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये टोटल विड्थ कितनी है मेरी, b है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी रहेगी, ये विड्थ मेरी कितनी है, b इंटू ई एस अपॉन ई बी है। ओके, तो यहाँ पे ये कितनी बनेगी मेरी, ये बनेगी मेरी b इंटू ई एस अपॉन ई बी माइनस b, और उसका आधा कर देंगे और आधा यहाँ पे रहेगा, b इंटू ई एस अपॉन ई बी माइनस b डिवाइडेड बाई 2। इसकी विड्थ आ गई, और इसकी ये जो डेप्थ है वो कितनी है, d2 माइनस वाट, d2 माइनस वाई बार। और इसकी जो विड्थ आ गई और डेप्थ आ गई, इसकी ये जो डेप्थ है वो कितनी रहेगी मेरी, इसकी ये जो डेप्थ है वो कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ d1 है, और ये कितनी है, d2 माइनस वाई बार, तो ये कितनी हो जाएगी, d1 प्लस d2 माइनस वाई बार। और इस फोर्थ वाले की डेप्थ मेरी कितनी है, वाई बार है। तो अब सबकी डेप्थ और विड्थ मुझे पता चल गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल सकता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOR1 प्लस MOR2 प्लस MOR3 प्लस MOR4। MOR1 मेरा क्या रहेगा, b कितना है, b ही है, इंटू d कितना है मेरा, यहाँ पे d है d1 प्लस d2 माइनस वाई बार का क्यूब अपॉन 3 प्लस MOR2 और 3 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा b कितना है, b मेरा यहाँ पे हो जाएगा b इंटू वॉट, ई एस अपॉन ई बी माइनस b, ये तो b हो गया, और डेप्थ उसकी कितनी है मेरे यहाँ पे, d2 माइनस वाई बार। ओके, तो d2 माइनस वाई बार का क्यूब अपॉन 3। ये किसका हो गया मेरा, 2 और 3 का, क्योंकि 2 टाइम्स कर दिया मैंने, क्योंकि सेक्शन हमारा सिमेट्रिक है, मतलब इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही हमारा इसका भी होगा। प्लस 4, 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा हमारा, b कितना है, b प्लस ई एस अपॉन ई बी इंटू ये क्या होगी मेरी विड्थ होगी, और इसकी वाई बार डेप्थ होगी का क्यूब अपॉन 3। इस तरह से मैं इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने के बाद मैं इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता हूँ। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा सेक्शन मेरा कैसा है, एक ही मटेरियल में है, तो ये इस तरह से स्ट्रेसेस वेरी करेंगे। यहाँ पे ये डेप्थ क्या है, वाई बार है, और यहाँ पे ये डेप्थ क्या है, d1 प्लस d2 माइनस वाई बार। यहाँ पे ये सिग्मा मैक्स, और यहाँ पे ये सिग्मा मैक्स 2। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है, F अपॉन वाई इज इक्वल टू वॉट, M अपॉन वॉट आई मुझे पता है, यहाँ से आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। y क्या होता है, अगर मुझे ये स्ट्रेसेस निकालने तो y मेरा कितना हो जाएगा, ये। अगर मुझे ये स्ट्रेसेस निकालने हैं तो y क्या हो जाएगा, y बार।
ये y भी पता चल गया। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछता है कि F परमिसिबल के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में F परमिसिबल क्या होगा? जो ये स्ट्रेसेस और ये स्ट्रेसेस में जो मिनिमम होगा वो सबसे पहले परमिसिबल वैल्यू को अचीव करेगा। जैसे यहाँ पे मेरे जो आ रहे हैं 120 की आ रहा है सिमिलर ट्रायंगल से, और यहाँ पे ये 100 आ रहा है, तो 100 हमारा परमिसिबल स्ट्रेसेस, मतलब जो वो स्ट्रेसेस जो है वो उसको सबसे पहले अचीव करेगा, तो वहाँ पे वो फेल भी जल्दी होगा, मैक्सिमम होगा। तो ओके, तो यहाँ पे 120 के करस्पॉन्डिंग हमारा वाई बार हो जाएगा। आई होप ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके, तो एफ मैक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा? परमिसिबल। परमिसिबल कौन सा आएगा? जहाँ पे स्ट्रेसेस मेरे ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, उसको परमिट करेंगे तो ये तो लोअर स्ट्रेसेस में ही रहेगा ना। तो एम ओ आर कितना आ जाएगा? एम ओ आर इज इक्वल टू एफ परमिसिबल इंटू आई बाय वाई। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। इसमें हम एक मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है? जैसे स्टील में कन्वर्ट किया है, और स्टील में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम स्टील से परमिसिबल वैल्यू को निकालते हैं, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा? ई एस अपॉन ई एस। लेकिन अगर मैं ब्रास में इसका परमिसिबल स्ट्रेसेस को कंसीडर करता हूँ, तो फिर हम इसको मॉडिफिकेशन फैक्टर ई बी अपॉन ई एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हम एग्जाम्पल में समझेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट है जिसके हिसाब से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अनसिमेट्रिक सेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं।